नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्रीगंगानगर। दोस्तों, हमने पिछली कुछ वीडियो में बांग्लादेश के बारे में जानकारी हासिल की। वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक है और उस टॉपिक के तहत हमने पिछले 2 वीडियोज़ में बांग्लादेश का अध्ययन किया है, जिसमें बांग्लादेश पार्ट 1 और बांग्लादेश पार्ट 2 का अध्ययन हमने किया था। बांग्लादेश पार्ट 1 में हमने अध्ययन किया था उसकी हिस्ट्री का, उसके कल्चर का, किस तरह से बांग्लादेश बना। पार्ट 2 में हमने उसकी जो भौतिक आकृतियां हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल की। आज हम पार्ट 3 में देख रहे हैं। बांग्लादेश पार्ट 3 में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ जो है बांग्लादेश की, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बांग्लादेश पार्ट 3। बांग्लादेश पार्ट 3 में हम पहले, चूँकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और जैसे कि भारत और बाकी एशियाई देश हैं, इनकी सबकी अर्थव्यवस्था सामान्यतः कृषि पर टिकी है, एग्रीकल्चर पर टिकी है। तो बांग्लादेश भी जो है वो एक कृषि पर आधारित देश है। ये पूरा का पूरा बांग्लादेश है, ये कृषि पर आधारित देश है। इसके साथ साथ यहाँ उद्योगों में भी बहुत तरक्की कर रहे हैं। बांग्लादेश एकमात्र देश है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है हमारे साउथ एशिया में। कई क्षेत्रों में तो ये भारत से भी आगे निकल रहा है, पाकिस्तान से भी आगे निकल रहा है। तो ये बहुत तेज़ी से डेवलप करने वाला एक देश है। अगर हम इसकी कृषि की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर जो है इसकी नेशनल इनकम की 60% बनती है। इतना ज़्यादा ये कृषि पर डिपेंड है कि बांग्लादेश की 60% जो आय है वो कृषि से आती है। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो कृषि कार्य में संलग्न हैं। जनसंख्या बहुत अधिक है। बहुत अधिक जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। अगर हम देखें तो नेशनल इनकम की 60% जो है वो कृषि से आती है। इसी प्रकार से 80% जनसंख्या इसकी कृषि में संलग्न है। 80% जनसंख्या जो है बांग्लादेश की कृषि कार्यों में संलग्न है। बाकी 20% जनसंख्या जो है वो अन्य कार्य जैसे कि उद्योग हो गया, सर्विस हो गया, बिजनेस हो गया, उन क्षेत्रों में संलग्न है। 80% जो है वो खेती के भागों में संलग्न है, खेती के कार्यों में संलग्न है इसकी पॉपुलेशन। आप देखें कि कृषि कार्यों में भी बेसिकली क्या है कि चावल, जूट, गन्ना, दाल, चाय, तिल और गेहूं, ये इसकी प्रमुख फसलें हैं, जिसमें भी चावल सबसे ज़्यादा है। चावल है, जूट है, गन्ना है, दाल है, चाय है, तिल है, गेहूं है। तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा कृषि का क्षेत्र है। और आपको बताया था, जैसे पहले भी बताया था, कि पूरा का पूरा बांग्लादेश जो है वो एक डेल्टाई क्षेत्र है, नदियों द्वारा तैयार किया हुआ जलोढ़ मिट्टी का, अलुवियल सॉइल का मैदान है, जो कि पूरे के पूरे यहाँ से आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है, यहाँ से गंगा एंटर करती है, फिर पद्मा है, फिर आगे जाकर ये कई शाखाओं में बट जाती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो यहाँ पर जो है नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, नदियों की शाखाएँ बहुत ज़्यादा हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बहुत ज़्यादा हैं, डेल्टा बनाती है, उपजाऊ भूमि है, जिसकी वजह से बांग्लादेश एक प्रमुख कृषि क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। अगर हम चावल की बात करें तो चावल, जैसा कि पहले भी आपको बता रखा है कि जहाँ जिन देशों में ज़्यादा जनसंख्या है उन देशों में मुख्य फसल चावल ही होगी, क्योंकि चावल ही एकमात्र फसल है जो ज़्यादा जनसंख्या का पेट भर सकती है और सस्ती भी पड़ती है। तो चावल जो है प्रमुख क्षेत्र है बांग्लादेश का। 80% बांग्लादेश का जो क्षेत्र है वो चावल के अंतर्गत आता है, धान के अंतर्गत आता है। तो राइस जो है वो 80% एरिया में बीजी जाती है बांग्लादेश के। अगर हम चावल की बात करें तो बांग्लादेश में चावल की 3 फसलें प्राप्त की जाती हैं। साल में 3 फसलें जो हैं चावल की बांग्लादेश में प्राप्त की जाती हैं, जिनमें कि एक है अमन, आस और बोरो। अमन, आस और बोरो, इनके नाम हैं अमन, आस और बोरो। इन्हें जो है चावल के 3 फसलों के नाम से भी जाना जाता है। अब अमन, आस और बोरो जो है कई बार कंपटीशन में पूछी भी जा चुकी हैं, एग्जाम से भी कई बार आती हैं। ये क्या है? चावल की 3 फसलें प्राप्त करता है बांग्लादेश। अमन का जो सीज़न होता है
मई जून से प्रारंभ होकर उसमें बो करके और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। क्योंकि पानी बहुत है, नदियाँ बहुत हैं, उपजाऊ भूमि बहुत है, जलोढ़ मिट्टी बहुत है, इसलिए चावल एक साल में 1, 2, 3 बार बोई जाती है। और हालांकि हमारे यहाँ पर क्या बरसात में बोई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी उतना उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस पूरे इलाके में नदियों का क्षेत्र है पूरा का पूरा, तो पानी बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, इसलिए चावल को भी 3 फसलों में 3 सीजन में लिया जाता है। अमन जो सीज़न है कृषि का यहाँ पर, वो मई जून से में बो करके और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसी प्रकार अगर आस सीज़न देखें, अमन के बाद आस है तो वो मार्च अप्रैल में बो करके अगस्त सितंबर में काट लिया जाता है। और उसके बाद बोरो जो सीज़न है वो नवंबर में बो करके फरवरी में काट लिया जाता है। तो 3 प्रमुख सीज़न हैं यहाँ पर जिनसे कि हम ये फसलें प्राप्त करते हैं, अमन, आस और बोरो। इसी तरह से जो पूरे क्षेत्र हैं चावल के, अगर हम चावल के क्षेत्रों को देखें तो मेमनसिंह आपको पिछले मैप्स में ही बताया था, मेमनसिंह जो है रंगपुर है, रंगपुर का इलाका पूरा का पूरा चावल का इलाका है। उसके बाद मेमनसिंह का इलाका जो है वो चावल का इलाका है। खुलना, ये क्षेत्र जो खुलना का है वो बहुत बड़ा चावल का क्षेत्र है। सिलहट, ये सिलहट का क्षेत्र है, ये चावल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। राजशाही, ये एरिया जो राजशाही का है, ये एरिया भी चावल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ढाका यहाँ है प्रसिद्ध एरिया चावल का, जहाँ नदियाँ मिलती हैं और पूरा उपजाऊ एरिया है ढाका का। और इधर जासौर है, जैसौर या जासौर वो ये इलाका है यहाँ पर, तो खुलना के पास है वो इलाका। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है मेमनसिंह, रंगपुर, खुलना, मेमनसिंह, रंगपुर, खुलना, सिलहट, राजशाही, ढाका, जैसौर, रंगपुर है, मेमनसिंह है, सिलहट है, राजशाही है, आपके पास जैसौर है, खुलना है, ढाका है। ये इलाके चावल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। अगर हम जूट की बात करें तो जूट कौन सी फसल है? जूट एक ऐसी फसल है जो कि पटसन कहलाती है, और पटसन से बोरियां बनती हैं, पैकिंग मटेरियल बनता है, टाट बनती है और बहुत सी उपयोगी चीज़ें बनती हैं, खासकर एशिया में, साउथ एशिया में। तो पटसन एक ऐसा पौधा है जो कि बंगाल के इलाके में बहुत ज़्यादा होता है। कहते हैं कि जब भारत और बांग्लादेश एक थे 1947 से पहले, तो विश्व का 90% जूट अकेला भारत विश्व को निर्यात करता था, अंग्रेज़ों को निर्यात करता था, बाकी देशों को निर्यात करता था। 90% जो जूट है सिर्फ भारत करता था, जब बांग्लादेश और भारत साथ थे। बांग्लादेश के अलग होने से जूट का भारी क्षेत्र जो है वो बांग्लादेश में चला गया और कुछ क्षेत्र जो है बंगाल में रह गया, जो हमारा भारत का बंगाल है। तो भारत के बंगाल में काफ़ी मात्रा में जूट का उत्पादन होता है, परंतु बांग्लादेश में उससे भी ज़्यादा होता है। माना जाता है कि विश्व का 70% जो है जूट अकेला बांग्लादेश में होता है, और विश्व का 90% के आसपास का जूट का निर्यात जो है वो भी बांग्लादेश ही करता है। पटसन का पौधा है और ये नम क्षेत्रों में होता है, जहाँ खड़ा पानी रहे, दलदली भूमि हो और पानी की बहुत ज़्यादा उपलब्धता होती है, उस क्षेत्र में आपको जूट या पटसन का पौधा मिलता है। तो वो बांग्लादेश में बहुत फेमस है, बहुत बड़ी फसल है बांग्लादेश की जूट की फसल, जो कि ये है और पूरे विश्व में जो है काफ़ी निर्यात भी करता है। उसके बाद आ जाए चाय का पौधा। पहले भी आपको बताया था कि चाय का पौधा चीन में पैदा हुआ, चीन में इसका जन्म हुआ, चीन में इसका विकास हुआ, और उसके बाद ये पौधा ब्रिटिश से होता, ब्रिटेन से होता हुआ, ब्रिटिश लोगों से होता हुआ भारत में आया। और जब भारत में ये पौधा आया तो भारत में इस पौधे ने बहुत अच्छा ग्रो किया, बहुत अच्छी तरक्की की, और नतीजा ये हुआ कि भारत जो है वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम उत्पादकों में और निर्यातकों में इसका नाम आने लगा चाय के मामले में। चूँकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है, तो यहाँ भी चाय के मामले में बहुत अच्छी प्रगति हुई और चाय की फसल बहुत ज़्यादा की जाती है। और चूँकि पहाड़ी एरिया, जो ढलान वाले एरिया हैं, वहाँ चाय के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं, तो इसलिए बांग्लादेश जो है वो भी चाय के मामले में बहुत ही अग्रणी रहा है। यहाँ लगभग 150 से ज़्यादा बड़े टी गार्डन्स हैं,
चाय के बागान हैं। इसी को हम प्लांटेशन क्रॉप भी कहते हैं। प्लांटेशन क्रॉप यानी बागाती कृषि वो होती है जिसमें एक बार हम फसल लगाने के बाद उसका जो उत्पादन है वो बार बार प्राप्त करते हैं। इसे हम प्लांटेशन क्रॉप या बागाती कृषि भी कहते हैं। सामान्यतः कृषि जो होती है जैसे खाद्यान्नों की कृषि है, चावल गेहूँ की, एक बार उगाई, एक बार फसल ली और फसल खत्म हो गई, तो एक ही बार हम फसल प्राप्त करते हैं। लेकिन बागाती कृषि या प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती है, जो पौधों में लगती है, बड़े पेड़ों के रूप में लगाई जाती है और जिनसे हम एक नहीं बल्कि कई सीजन में फसलें प्राप्त कर सकते हैं, उसे बागाती कृषि कहते हैं। तो चाय के भी जो है बहुत बड़े बड़े बागान हैं। भारत में तो है ही है, बांग्लादेश में बड़े बड़े बागान हैं। कम से कम 150 से ज़्यादा बड़े बागान जो है वो बांग्लादेश में मिलते हैं, जिनमें प्रमुख जो है वो चिटगांव है, सिलहट है, और ये जो एरियाज़ हैं यहाँ की चाय जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये सिलहट का एरिया है और ये चिटगांव का एरिया है। आप देख रहे हैं कि चाय का जो एरिया है वो सिलहट और ये पहाड़ी, ये दोनों ही ऊंचे, ये भी ऊंचा एरिया था, ये भी ऊंचा एरिया है, ये भी ऊंचा एरिया है। तो इनकी ढलानों पर चाय के बागान विकसित होते हैं इन चिटगांव और सिलहट में। यहाँ से बाहर की ओर एक्सपोर्ट भी होता है। उसके बाद आ जाएं आप तंबाकू। तंबाकू भी तटीय भागों में और नम भागों में बहुत ज़्यादा होता है। भारत का सबसे ज़्यादा तंबाकू जो उत्पादक है वो आंध्र प्रदेश में है, वो भी तटीय इलाके में जो तंबाकू बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो बंगाल में, बांग्लादेश में भी तंबाकू का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, ख़ास तौर पे रंगपुर, चिटगांव, मेमनसिंह और सिलहट। ये जो इलाके हैं ये तंबाकू के लिए बहुत फेमस हैं। रंगपुर, चिटगांव, मेमनसिंह और सिलहट। रंगपुर, मेमनसिंह, सिलहट और चिटगांव, ये जो एरिया है, ये एरिया जो है ये तंबाकू के लिए, ये पूरा का पूरा क्षेत्र और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये तंबाकू के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कहाँ पर? बांग्लादेश का। उसके बाद आ जाए उद्योग। उद्योगों में ढाका की मलमल और रेशम बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। अब से नहीं है बल्कि प्राचीन काल से है कि ढाका और ढाका की मलमल और रेशम जो है प्राचीन काल से ही बहुत प्रसिद्ध रही है। 10% यहाँ की उद्योग एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, एग्रो बेस्ड हैं, जो कि कृषि पर आधारित उद्योग हैं। इसी प्रकार से सूती उद्योग जो है वो ढाका और नारायणगंज में काफ़ी ज़्यादा मिलता है। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ मिलेगा? ढाका और नारायणगंज में। जूट फिर नारायणगंज, ढाका, चिटगांव, खुलना, 16 से अधिक बड़ी मिलें हैं जूट की बांग्लादेश में। तो आप ये देख रहे हैं ये सिंबल जो है ये जूट का है। तो ये आप यहाँ देखें, आप रंगपुर के इलाके में, राजशाही के इलाके में, खुलना में देखें, ढाका में देखें, ये जूट मिल रहा है यहाँ पर। और जो सूती वस्त्र उद्योग है ये सिंबल जो है आपका सूती वस्त्र उद्योग का है। तो ये यहाँ रंगपुर में भी मिल रहा है, यहाँ पर राजशाही में ही मिलता है, खुलना और उसके आसपास भी मिलता है। नारायणगंज यहाँ नीचे है, नारायणगंज में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सूती वस्त्र उद्योग और जूट के जो है वस्त्र उद्योग मिलता है। नारायणगंज, ढाका, चिटगांव, खुलना 16 से अधिक बड़ी मिलें हैं जूट की, जो कि जूट की चीज़ों का निर्माण करती हैं। बोरियां, टाट, पहले भी आपको बताया है, पैकिंग मटेरियल जो है जूट का वो बहुत ज़्यादा, हालांकि प्लास्टिक के आने के बाद और पॉलीथीन के आने के बाद जूट उद्योग को थोड़ा सा धक्का लगा है। तो पैकिंग मटेरियल, प्लास्टिक और पॉलीथीन उद्योग जो है वो उसको बराबर की टक्कर दे रहा है जूट को। लेकिन जो प्रकृतिवादी हैं, प्राकृतिक प्रेमी हैं, जो नेचुरल चीज़ों पर यकीन करते हैं, वो अभी भी पैकिंग के लिए जूट का इस्तेमाल करते हैं। चीनी, गन्ना क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है तो चीनी भी यहाँ पर बहुत बनती है। बड़ी मिलें हैं, 6 से अधिक बड़ी मिलें जो है बांग्लादेश में मिलती हैं और रंगपुर इसमें से प्रमुख है। तो जो रंगपुर का क्षेत्र है, ये रंगपुर का एरिया जो है ये रहा आपका जो चीनी का सिंबल है। तो चीनी का सिंबल जो है वो आपका ये चीनी का सिंबल है। यह चीनी यहाँ मिल रही है, ये देखिए यहाँ पर सिलहट के आसपास चीनी की बहुत मिलें हैं। ये आपका राजशाही का एरिया, ढाका के आसपास चीनी की बहुत मिले हैं। ये आ गया खुलना का एरिया आ गया और ये चिटगांव का एरिया जो है आ गया। तो इन इलाकों में चीनी की भारी मिलें पाई जाती। 6 तो बड़ी मिले हैं और छोटे छोटे कई उद्योग जो हैं वो चीनी के यहाँ पर काम कर रहे हैं बांग्लादेश में। इसी प्रकार हम आगे चलें तो चीनी के बाद जो है प्रमुख चीज़ जो है बांग्लादेश की पॉपुलेशन की बात हम करें।
विश्व के 10 टॉप के जो देश हैं जनसंख्या के लिहाज से, उनमें बांग्लादेश शामिल है। और बांग्लादेश इस लिहाज से भी ख़ास है कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा माना जाता है। 16 करोड़ की जनसंख्या है और 2.19% विश्व की जनसंख्या बन रही है बांग्लादेश की, और 8वीं रैंक है इसकी विश्व में, ये 8वीं रैंक पर आता है द टॉप 10 कंट्रीज़ में। जो इसका घनत्व है वो बहुत अधिक है, 12,266 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर इसका घनत्व है, जो कि बहुत ज़्यादा घनत्व में आता है। 21% जनसंख्या बांग्लादेश की नगरीय जनसंख्या है और जो कि शहरों में रहती है। ढाका जो डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश का, वहाँ सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है, क्योंकि राजधानी भी है, औद्योगिक नगर भी है, विकसित नगर भी है। तो जनसंख्या का सबसे ज़्यादा घनत्व जो है आपको वो कहाँ देखने को मिलता है? ढाका में। ढाका के आसपास जो है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक मिलेगा। सबसे कम घनत्व अगर किसी क्षेत्र में मिलता है तो वो मिलता है चिटगांव में। कहाँ मिलेगा? चिटगांव में। ये जो एरिया है चिटगांव का, यहाँ कम घनत्व मिलता है। इसका कारण स्पष्ट है कि यहाँ पर धरातल समतल नहीं है, पहाड़ी एरिया है, उबड़ खाबड़ एरिया है, इसलिए यहाँ पर विकास कम हो पाया है चिटगांव क्षेत्र में। बांग्लादेश का विकास कम हो पाया है चिटगांव में। तो जनसंख्या का घनत्व कम कहाँ मिलेगा? चिटगांव में सबसे कम मिलता है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, उनकी प्रजातियों की बात करें, तो जो बांग्लादेश में है वो 98% बंगाली भाषी लोग हैं, 98% बंगाली भाषी लोग हैं। शेष जो हैं वो बिहारी भाषी और इनमें से अन्य भाषा बोलने वाले भी काफ़ी लोग हैं। धर्म यहाँ पर सबसे बड़ा 90.3% जो है वो मुस्लिम है इस इलाके में। बांग्लादेश चूँकि इस्लामिक पाकिस्तान से अलग होकर बना था, तो मुस्लिम जो समुदाय है वो यहाँ पर सर्वाधिक है, 90.3% है। उसके बाद बड़ा समुदाय आता है 8.5% हिंदूज़ का। बांग्लादेश ऐसा देश है जहाँ पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घट रही है, प्रतिशत कम हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश में ज़्यादा भेदभाव नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन ज़्यादा नहीं है। इस वजह से हिंदुओं की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो ये एक देश ऐसा है जहाँ पर हिंदुओं की जो जनसंख्या है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। 90% मुसलमान हैं, मुस्लिम्स हैं, और 8.5% हिंदूज़ हैं, और 1.4% में अदर्स आ जाते हैं। अदर्स में है जैन्स आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, और अन्य जो समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो ये जो बांग्लादेश की जनसंख्या है, मिश्रित जनसंख्या है। हालांकि बड़ा भाग जो है इसका मुस्लिम पॉपुलेशन का है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो बाकी यहाँ पर जो है वो इस्लामिक कानून लागू नहीं होता है, और ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पर सभी धर्मों को जैसे भारत में है कि सब धर्म अपने हिसाब से त्यौहार यदि मना सकते हैं, बांग्लादेश में भी इसी प्रकार की सिस्टम लागू है। बांग्लादेश, जैसा कि पहले आपको बताया, कि विश्व के सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाले राष्ट्रों में एक है। और बांग्लादेश के बारे में बहुत जानकारी जो हमने पार्ट 1 में दी थी, पार्ट 2 में दी थी, और आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं। तो इस 3 भागों में अगर आप पहले 2 भाग देखने से मिस कर दिए हों तो आप YouTube में चैनल में जा करके और भाग प्रथम और भाग द्वितीय भी देख सकते हैं, जिसमें कि बांग्लादेश की शुरुआत से जानकारी दी थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप इसमें लिखें। जब तक अगली वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।